शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, और साथ ही जितने भी अजैविक कारक हैं जो कि पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित, उनके बारे में, जिसमें मुख्यतः कितना था, 4, ताप, जल, प्रकाश और मिट्टी। साथ ही में हम लोग को वर्षण को भी इसमें शामिल करना है, जलवायु कारक के अंतर्गत ये भी आता है। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कल कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का महत्व क्या है, फिर हम लोग उसी में पढ़ना शुरू किए थे इकोलॉजी क्या है, फिर टाइप्स ऑफ इकोलॉजी पढ़े थे। उसके बाद आप लोगों ने ध्यान देना, जो ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी होता है, तो सिन इकोलॉजी का विभिन्न प्रकार देखा था। सिन इकोलॉजी के बाद हम लोग ध्यान देना, सिन इकोलॉजी के विभिन्न टाइप के पढ़े थे, जिसमें हम लोग मेनली कौन कौन से इकोलॉजी के बारे में बात किए थे, इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होता है, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है, बायोम इकोलॉजी क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल देखे थे। साथ ही साथ पैलियो इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, सोशियो इकोलॉजी क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग मेनली इसी में ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे, हैबिटाट किसे कहते हैं और निके किसे कहते हैं। हैबिटाट एक बड़ा टर्म है, जबकि निके जो है वो एकदम स्पेशल टर्म है, यानी कि एक हैबिटाट में रहने वाले जीवों का निके क्या हो सकता है, अलग अलग, हर एक जीव का केवल एक निके होता है। क्लियर है ना? निके वह स्थान होता है जहाँ पास वो जीव क्या रहता है, उसका आवास रहता है, वहाँ की परिस्थिति को वो सहन कर सकता है, वहाँ उसका रोल होता है, वहाँ उसका क्या होता है, रोल होता है, और वहाँ के संसाधनों का क्या करता है, वो उपयोग करता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था ना कि मान लो तुमको क्या बोलना चाहिए, मगरमच्छ है, आपका क्या बोलते हैं, मेढक है या फिर कछुआ है, उनका आवास पूछेंगे, हैबिटाट पूछेंगे, क्या बोलोगे, तालाब। लेकिन एकदम नीचे पूछा गया तो क्या बताओगे कि हाँ, तालाब में एक हिस्सा ऐसा है जहाँ केवल और केवल कौन रहता है, मगरमच्छ। वहाँ पास ना तो मछली रहती है ना तो कछुआ रहता है, या फिर कछुआ का पूछेंगे नीचे। मतलब वह स्थिति ध्यान समझना, हैबिटाट का वह स्थान जहाँ पास कि रिसोर्स का वो जो जीव है वो क्या करता हो, उपयोग करता हो, वहाँ पास जितना भी संसाधन है उसका क्या करता हो, उपयोग करता हो। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पास उसका क्या हो, रोल हो। इसके साथ ही साथ वहाँ की हर परिस्थिति को वो क्या कर सके, सहन कर सके। 3 चीज बोला हूँ, वहाँ पास उसका रोल हो, दूसरा क्या बोला हूँ, वहाँ पास के संसाधनों का उपयोग करता हो, और तीसरा वहाँ पास की परिस्थितियों को क्या कर सके, सहन कर सके, टॉलरेट कर सके। ठीक है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, निके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निके। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, कि जो ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, ठीक है, एक जीव है, उसको पर्यावरण में 2 कारक होते हैं, एक तो होता है जैविक कारक और एक होता है क्या आपका, अजैविक कारक। तो जैविक कारक और अजैविक कारक, कोई एक जीव है, ठीक है, जैसे कि कोई मनुष्य है या हाथी है या शेर है या भालू है, कोई भी एक जो जीव का जाति है, समझ आ रहा है ना, उसको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब हम लोग तो पहले तो प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले अजैविक कारक पढ़ेंगे, फिर कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जैविक कारकों के बारे में। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो पर्यावरणीय कारक, सबसे पहला हमारा टॉपिक शुरू होता है कि पर्यावरणीय कारक किसे कहते हैं। पर्यावरणीय कारक किसे कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, वे सभी बाह्य कारक, वे सभी बाह्य कारक जो कि क्या कर सकते हैं जी, वे सभी बाह्य कारक जो कि क्या कर सकते हैं, आपके पेड़ पौधे व जंतुओं को प्रत्यक्ष या फिर क्या बोला हूं मैं, अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीका से क्या कर सकता हो, प्रभावित कर सकता हो। उन सभी कारकों को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारक। क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारक। समझ आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, वे सभी बाह्य कारक, ठीक है, वे सभी बाह्य कारक जो कि पौधे या फिर जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारक। अब ये जो पर्यावरणीय कारक रहते हैं, ध्यान समझना, 2 प्रकार के प्रत्यक्ष, ध्यान देना ना, इसमें कारक कितने टाइप का हो बोल रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष या तो फिर अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष कारक में जैसे कि जल है, और क्या हो सकता है आपका, जल हो गया, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया। और अप्रत्यक्ष कारक में क्या हो सकता है आपका, मिट्टी का संरचना हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, लैटिट्यूड हो गया, अरे भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से दूरी, ये भी तो प्रभावित कर सकते हैं ना कोई भी जीव को। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि तुम लोग समुद्र तल से दूरी में रहोगे या भूमध्य रेखा से दूरी में रहोगे, ऊंचे स्थान पर रहोगे, ऊंचे स्थान पर यदि रहेंगे तो हमारे बॉडी में, ध्यान समझना, हमारे बॉडी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि नेपाली लोग दिखते हैं एकदम गोरे गोरे रहते हैं और लाल लाल दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके में हीमोग्लोबिन का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा। वायुमंडलीय दाब का मान क्योंकि क्या हो जाता है उनके में, कम। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके बारे में बताए थे हम लोग, केमिस्ट्री में पढ़े थे ना।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान समझना, कोई भी जो पेड़ पौधा है या जंतु है उसको दो कारक प्रभावित कर सकता है, ये तो तुम्हारा जैविक कारक या तो अजैविक कारक, ये प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में भी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान समझना, ये जो पर्यावरणीय कारक है इसको दो भागों में बांटा हूं मैं। एक तो हो गया तुम्हारा भौतिक कारक, जिसमें अजैविक कारक भी बोलते हैं, जिसको भौतिक कारक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैविक कारक। और एक होता है हमारा कौन सा कारक, जैविक कारक। क्या होता है, जैविक कारक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अजैविक कारक में। अजैविक कारक में भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने कारकों में, तीन प्रकार में। कितने प्रकार में, तीन प्रकार में। सबसे पहला होता है जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है आपका वर्षण आता है, वर्षण आता है, जिसके अंतर्गत आपका ताप आता है, जल आता है, प्रकाश आता है, आर्द्रता आता है, नमी जी, और क्या आ सकता है, वायु आ सकता है। दूसरा होता है धरातलीय कारक, धरातलीय कारक। कौन कौन से धरातलीय कारक हो सकता है, आपका एल्टीट्यूड हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है, आपका कोई स्थान का ढलान हो सकता है, स्लोप हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, जो कि प्रभावित कर सकता है एक जीव को। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपका सरफेस हो सकता है, कोई स्थान का जो आपका क्या बोलते हैं सरफेस है, पृष्ठ सतह है, ठीक है ना, वो भी एक जीव को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कौन सा कारक हो सकता है, मृदीय कारक, मिट्टी, क्योंकि जैसा मिट्टी रहेगा वैसा वेजिटेशन आएगा, वैसा वनस्पति आएगा, और जैसा वनस्पति आएगा वैसे ही वहां पास रहने वाले जीवों का क्या होगा, निर्धारण होगा। जैसे कोई एरिया का मिट्टी ज्यादा अच्छा है तो वहां पास क्या होंगे, ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो ज्यादा जंतु होंगे, और ज्यादा जंतु है तो वहां मानवों का आबादी भी ज्यादा बसेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन रेगिस्तान है, वहां पास मिट्टी है क्या उतना प्रॉपर अच्छे से, नहीं, तो वहां उतना ज्यादा वनस्पति होगा क्या, नहीं, वनस्पति नहीं है, जीव जंतु वहां रहेंगे क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब मिट्टी ही क्या है, मृदी कारक बहुत ज्यादा है ना। क्लियर है कि नहीं? तो मृदीय कारक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिट्टी, मिट्टी का संरचना, मिट्टी है, मिट्टी का क्या पढ़ोगे, संरचना पढ़ोगे। ठीक है, मृदीय जल क्या होता है, मृदीय वायु, वायु क्या होता है, मृदीय जल क्या होता है, मृदीय वायु क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। यहाँ तक क्लियर है? मृदीय जल क्या होता है, मृदीय वायु क्या होता है, ये सब पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग को अजैविक कारक में सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, जलवायवीय कारक, धरातलीय कारक और मृदीय कारक। एनसीईआरटी जो जिक्र किया है वो ताप का किया है, वर्षण का किया है, जल का किया है, प्रकाश का किया है और मिट्टी का किया है। कितने का किया है, मिट्टी का। ये सबको हल्का हल्का हम लोग को पढ़ लेना है। क्लियर है? मिट्टी के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, जैविक कारक। अब जैविक कारक में क्या आ सकते हैं, पेड़ पौधे आएंगे, क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, जितने भी जंतु हैं वो भी प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। और इसके अलावा तीसरा सबसे ज्यादा फैक्टर कौन है जो कि दूसरे जीवों को प्रभावित कर रहा है, मानव है। कौन है, मानव। क्लियर है कि नहीं? तो तीन जैविक कारकों के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? शुरुआत करें क्या? ठीक है, तो पर्यावरणीय कारक किसे कहते करके क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे कि वे सभी बाह्य कारक जो कि क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारक। ठीक है, जो कि पौधे या जंतु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर देंगे, प्रभावित करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जलवायवीय कारक में किसका, वर्षण का। किसका बात करते हैं, वर्षण का। वर्षण में दो चीजें शामिल होती है, एक तो वर्षा प्रॉपर जो पानी गिरता है वो वाला, और दूसरा किसको शामिल किया जाता है, हिमवर्षा को। किसको, हिमवर्षा, बर्फबारी जो होता है ना उसको। क्लियर है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल पानी नहीं गिरेगा, बर्फबारी ज्यादा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो वर्षण में दो चीजों को शामिल किया जाता है, वर्षा और हिमवर्षा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक वर्ड सुने होंगे तुम लोग, जलवायु, और एक वर्ड सुने होंगे तुम लोग क्या, मौसम। क्या सुने होंगे, मौसम। ठीक है, जलवायु क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट, और इसको मौसम को क्या बोलते हैं, वेदर। क्या बोलते हैं, वेदर। ठीक है, जलवायु का मीनिंग क्या है कि कोई एरिया दिया है, वहां पास लंबे समय से वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां कितना वर्षण होता है। ध्यान समझना, जितना भी जलवायु कारक है उन सभी प्रभावों का क्या होता है, औसत होता है। क्लियर है कि नहीं? कोई एक एरिया है, उस एरिया में साल भर, ठीक है ना, उस एरिया में साल भर या कोई निश्चित समय अंतराल से जो भी चल रहा है, ठीक है, जितने भी जलवायु कारक है, जितने भी जलवायु कारक है, ठीक है ना, उनका क्या होता है, ये औसत होता है। जैसे कि आपको ऐसा बोला गया कि अमेरिका जो है शीतोष्ण प्रदेश है, मतलब लगभग वहाँ सीजन ज़्यादा होते हैं।
क्या होते हैं, वहाँ सीजन ज़्यादा होते हैं। क्लियर है कि नहीं। लेकिन जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, तुरंत उसी दिन बारिश हो जाएगा, उतने ही टाइम में तुरंत क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ज़्यादा सीजनल चेंजेस देखने को मिलता है क्या, नहीं। जैसे कि शीतोष्ण एरिया है तो वहाँ क्या होता है, ध्यान से समझना कि 6 महीने दिन हो रहे हैं, 6 महीने क्या हो गया, रात हो गया, सीजन देखने को मिल रहा है। ऐसा 4-5 भागों में ऐसा सीजन डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो ऐसा आ जाएगा, हाँ ग्रीष्म ऋतु आया, फिर क्या कौन सा ऋतु आ गया आपका, शीत ऋतु आ गया, फिर कौन सा ऋतु आ गया, शरद ऋतु आ गया, शरद ऋतु आया, फिर बसंत ऋतु आ गया, फिर कौन सा ऋतु आ गया, ग्रीष्म। सीजन आ रहा है अलग अलग, ठीक है। तो शीतोष्ण एरिया बोलते हैं। और ऐसा एरिया जहाँ पास लगभग यानी कि सभी टाइम सेम टू सेम कंडीशन है, मतलब सेम टू सेम वही पानी गिर रहा है, उसी दिन पानी गिर जाएगा, फिर टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब ज्यादा मौसम में परिवर्तन नहीं होता, उसको कौन सा रीजन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है कि नहीं। तो जब जलवायु देखा जाता है, जैसे कि भारत का जलवायु देखा जाता है तो वो बोल दिया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब लगभग समान रहता है सीजन, एकदम ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता कि एकदम ज्यादा सर्दी हो गया तो एकदम ज्यादा गर्मी हो गया, ऐसा वाला कहानी रहता है क्या, नहीं। लेकिन हाँ कुछ एरिया है, जैसे शीतोष्ण अमेरिका जैसे प्रदेशों में जाओ आप लोग, ठीक है, या अफ्रीका में जाओ, तो वहां एकदम प्रॉपर क्या रहता है, सीजन रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कोई भी एरिया है तो उस एरिया का जलवायु पहले से डिसाइड रहता है, वो औसत रहता है कि हाँ साल भर उसमें क्या होगा। और जो मौसम होता है, मौसम होता है 24 घंटे का औसत। कितने घंटे का, 24 घंटे का। जैसे कि पहले डीडी नेशनल में आता था आज का मौसम करके, आज का जलवायु बोलता था क्या, वो नहीं, आज का मौसम क्या है, 24 घंटे का औसत है। कितने घंटे का, 24 घंटे का औसत है। हाँ कि आज जैसा कि तुम लोग देखते भी हो कि हाँ आज पानी गिरेगा कि नहीं, आज कितना टेम्परेचर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब 24 घंटा का जब औसत देखते हैं तो वो होता है आपका क्या, मौसम होता है। क्या होता है, मौसम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब कोई एरिया है तो वहाँ पास ताप है, जल है, प्रकाश है, ठीक है ना, ठीक है, वायु है, ठीक है, वर्षण है, इन सभी का कितने घंटे का औसत, 24 घंटे का औसत। क्लियर है कि हाँ 24 घंटे में किसका मात्रा कितना रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, मौसम। तो दो टर्म से क्लियर हो कि नहीं। तो एक वर्ड हो गया क्या, जलवायु, एक हो गया क्या आपका मौसम। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, 24 घंटा में बदलते हैं ना, ठीक है ना। वैसे तुम लोग के लिए तो बनना है तो क्या बनना है, जलवायु, मौसम नहीं बनना है। विचारधारा एक रखना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं जी, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, वर्षण का। अब ध्यान से समझना, कोई भी जो परिस्थिति रहता है, जैसे कि ठंड ऋतु आता है, ठीक है ना, यानी कि आपका शीत ऋतु आता है, उसके बाद क्या आ जाता है, बसंत आता है, बसंत ऋतु के बाद क्या आ जाता है आपका, ग्रीष्म ऋतु आता है। तो ऐसा ऋतु में चेंजेस क्यों होता है, क्लियर है कि नहीं। यानी कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, जैसे कि ये हमारा सूरज दादा है, ये सूर्य है, तो हमारा जो पृथ्वी है ना, ध्यान समझना जी, हमारा जो गोला है, ठीक है, हमारा जो गोला है वो डायरेक्ट ऐसा सीधा नहीं है। हमारा जो गोला है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये मान लो इसका एक्सिस है, तो हमारा जो गोला है वो डायरेक्ट ऐसा सीधा नहीं है, वो क्या है, हल्का सा अपने अक्ष पर क्या है, झुका हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं, अपने अक्ष पर हल्का से क्या हुआ है, वो ऐसा झुका हुआ है। तो क्या होता है, यहाँ पास ज्यादा लाइट पड़ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, सामने में फ्रंट में ज्यादा लाइट पड़ रहा है और इधर लाइटिंग क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम। तो जिधर ज्यादा लाइट पड़ रहा है उधर क्या होगा, एकदम गर्मी रहेगा, दिन रहेगा, और जिधर लाइट नहीं मिल रहा है उधर पास क्या रहेगा, आपका ठंड रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। एक टाइम ऐसा, अच्छा ये तो पृथ्वी का वर्षण का ध्यान देना ना, वर्षण बोल रहा हूँ, ऋतु परिवर्तन का कारण बता रहा हूँ मैं, ऋतु परिवर्तन का कारण, ठीक है, या अलग अलग जगह का, ठीक है, जो जलवायु होता है या मौसम होता है वो अलग अलग क्यों होता है। तो पहला कारण क्या बोल रहा हूँ, कि जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या है, झुकाव है, अक्ष पर क्या है, झुकाव है। समझ आ रहा है कि नहीं, जैसे ये सीधा गोला है तो ऐसा सीधा नहीं है, ये हल्का सा ऐसा क्या है, टेढ़ा है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, अक्ष पर झुकाव। दूसरा, ये किसके चारों ओर गति कर रहा है जी, सूर्य के, सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर क्या लगाना, चक्कर, चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। और अपने धुरी पर भी घूम रहा है वो, यानी कि ऐसे घूम भी रहा है अपनी धुरी पर और चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर भी लगा रहा है। इसके कारण वार्षिक परिवर्तन होता है। उसके अलावा कोई एरिया का ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, तापमान के कारण, और किसके कारण होता है, वर्षण के कारण। किसके कारण, वर्षण के कारण। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ऋतु परिवर्तन का मेनली कितना कारण होता है, 4 कारण। एमपी क्वेश्चन है, तुम लोगों को हल्के में लग रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से पेपर में आ जाएगा ना, लिख नहीं पाओगे, फेंक भी नहीं पाओगे, तुम लोगों को नॉर्मल सा क्वेश्चन फेंकने नहीं आता,
यौन शिक्षा का महत्व फेंक नहीं पाए, सोचो तो तुम लोगों का लेवल कितना जीरो है ये भी सोचो, हंसा मत करो, ठीक है, बुहा जाओगे। तुम लोग का रियलिटी चेकअप कर चुका हूँ मैं, क्या है कैसा है, ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ऋतु परिवर्तन का कितना कारण है आपका? टोटल 4 कारण। सबसे पहला पृथ्वी का अपने अक्ष की ओर क्या है? झुकाव है। दूसरा क्या बोल रहा हूँ? सूर्य के चारों ओर ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। तीसरा क्या बोल रहा हूँ मैं? टेम्परेचर। और चौथा कौन सा टॉपिक है? वर्षण। ये 4 चीजों के कारण ही कोई भी एरिया का ऋतु क्या हो जाता है? परिवर्तित होता है। कोई एरिया रेगिस्तान क्यों बना होगा? कोई एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों बना होगा? कोई टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्यों बना होगा? कोई जगह ध्रुवीय क्यों बना होगा? इन चारों चीजों के कारण। कितने चीजों के कारण? 4 चीजों के कारण। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोई भी एरिया का हम लोग क्या लेते हैं? टेम्परेचर लेते हैं, और दूसरा उस एरिया का क्या लेते हैं? वर्षण लेते हैं। मतलब उस एरिया में कितना पानी गिर रहा है, ठीक है, और उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, उसके आधार पर एक ग्राफ बनाते हैं। क्लियर है ना? उसके आधार पर क्या करते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं। एनसीईआरटी का ये ग्राफ है। जिस एरिया में, ध्यान से देखो, ठीक है, वर्षण बहुत कम है, वर्षण बहुत क्या है? कम है, लेकिन टेम्परेचर देखिए एकदम क्या है? ज्यादा है, हाई है, ठीक है ना? टेम्परेचर क्या है? एकदम ज्यादा हाई है। तो वो उस स्थान पर डेजर्ट का निर्माण होता है, रेगिस्तान का। पानी कम, टेम्परेचर ज्यादा, क्या बना? रेगिस्तान। तो पहला क्या बन गया? रेगिस्तान। अच्छा, कोई स्थान है वहां पास वर्षण डेजर्ट के मुकाबले में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा। और टेम्परेचर जो है देखो 0 से लेकर के 25 तक है, मतलब टेम्परेचर एकदम निम्न से भी कहां तक है? हाई तक जाता है। तो वहां पास होता है घास जमीन का निर्माण। घास जमीन, सवाना का घास मैदान नाम सुने होंगे तुम लोग, ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर बड़े बड़े घास उगते हैं। अफ्रीका में है बहुत सारा घास मैदान, ठीक है, जहां पर जीवों का मात्रा भी क्या होता है? अच्छा खासा ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब वह स्थान जहां पास पानी भी मीडियम और टेम्परेचर भी क्या? लगभग मीडियम। तो उस एरिया में क्या होता है? घास मैदान का निर्माण होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो क्या हो गया? डेजर्ट। उसके बाद ग्राफ में कौन स्थान पाया है? ग्रासलैंड। तीसरा देखो टेम्परेट, मतलब जहां पास पानी थोड़ा और ज्यादा, किसके मुकाबले? घास मैदान के, लेकिन टेम्परेचर देखो अपेक्षाकृत क्या होता है? कम। पानी ज्यादा, टेम्परेचर कम। तो उस एरिया में निर्माण होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण वन। कैसा वन? शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं आपका? शीतोष्ण वन पाए जाते हैं अमेरिका जैसे देशों में। क्लियर है? उसके बाद यदि पानी देखो, अब ध्यान से समझना ना, पानी फुल, पानी बहुत ज्यादा है, देखो पानी बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, मतलब पानी भी तगड़ा गिरेगा और धूप भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो उस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। स्थलीय जीव ज्यादा पाया जाता है, याद रखना। कौन सा जीव? स्थलीय जीव। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो, मान लो, ध्यान समझना, मान लो टेम्परेचर कम लेकिन पानी ठीक ठाक है। टेम्परेचर कम लेकिन पानी थोड़ा सा ठीक ठाक है। टेम्परेचर देखो कम है, ग्राफ नीचे आ गया, ठीक है। तो वहां पास बनता है शंकुधारी वन। क्या बनता है? शंकुधारी वन। क्रिसमस ट्री वाला, ये वाला, ये पहाड़ में ऐसे नीचे उतरोगे तो ये वाला देखे होगे ना पेड़, ऐसा ऐसे वाला रे, ये वाला याद आया? इसको क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन। क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन। अच्छा, टेम्परेचर एकदम कम, पानी भी एकदम कम। तो ये एरिया क्या का निर्माण करेंगे? आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा का, ठीक है ना, मतलब ऐसा एरिया जो एनी टाइम किसमें ढका रहता है? बर्फ में। क्लियर है कि नहीं? तो इसको याद रखना है ग्राफ को, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखना पानी एकदम ज्यादा, सॉरी पानी एकदम कम लेकिन टेम्परेचर एकदम ज्यादा, डेजर्ट। उसके बाद क्या आता है? घास का मैदान। उसके बाद क्या आता है? टेम्परेट। उसके बाद क्या आता है? ट्रॉपिकल। उसके बाद क्या आता है? आर्कटिक एंड एंटार्कटिक वाला, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। और नीचे में क्या है? कोनीफेरस। क्या है? कोनीफेरस फॉरेस्ट। क्लियर है? तो ये ग्राफ भूलना नहीं जी, ठीक है। ग्राफ भूलना है क्या तुमको? नहीं। ट्रिक क्या याद रखना है? डिजिटल करके, डिजिटल। कैसे याद रखोगे? डिजिटल करके, डी से। पहले ग्राफ में क्या बना है? डेजर्ट बना है। क्या बना है? डेजर्ट। उसके बाद कौन बना है जी? ग्रासलैंड बना है। क्या बना है? ग्रासलैंड बना है, ठीक है। पहला नंबर में ये दूसरा नंबर में बना है। तीसरा क्या बना है? टेम्परेट, टी, टेम्परेट। उसके बाद लास्ट में एल आया है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एल आ गया, ये एल। ज़्यादा क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करके याद रखना, डिजिटल करके। पहले डेजर्ट,
उसके बाद क्या बना है ग्रासलैंड, उसके बाद क्या बना है टेम्परेट, उसके बाद क्या बना है ट्रॉपिकल, क्या बना है ट्रॉपिकल। और ये तो फिर आसानी से याद हो जाएगा, दो ठो बस याद करना है, कौन वाला है कोनीफेरस, कौन वाला है कॉनीफेरस, और नीचे वाला को क्या बोलोगे आर्कटिक और एंटार्कटिक या अल्पाइन टुंड्रा। क्लियर है, भूलोगे क्या ग्राफ को नहीं। कई बार क्या देता है, देखो ये ग्राफ दे दिया रहेगा, इन सब का नाम पूछेगा, ग्राफ दे दिया रहेगा, इन सब का क्या पूछ देता है नाम पूछ देता है कि हाँ ये एरिया क्या है, या फिर ऐसा पूछेगा कि जहाँ पास एकदम कम पानी गिरता है और टेम्परेचर भी क्या होता है एकदम कम, तो किसका निर्माण करेगा, चलो बताओ। कम पानी है और टेम्परेचर भी कम है, ये बनेगा। बहुत ज़्यादा पानी और टेम्परेचर एकदम बहुत कम पानी है और टेम्परेचर एकदम ज़्यादा है, क्या बनेगा डेजर्ट। क्लियर है, बहुत ज़्यादा पानी भी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है, क्या बनेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या बनेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी एरिया के वर्षन और उसके टेम्परेचर के बीच का ये क्या है ग्राफ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो पहला जलवायु कारक जो था आपका, ठीक है, वो क्या हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, जलवायु कारक में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए वर्षन के बारे में, किसके बारे में पढ़ लिए वर्षन। वर्षन में हिमवर्षा शामिल है और कौन सा वर्षा शामिल है आपका नॉर्मल वर्षा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मोस्ट आईएमपी कारक कभी भी पूछेगा कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं करके, तो तुम लोग को हमेशा बताना 4, ताप जल प्रकाश और मिट्टी। ताप जल प्रकाश और मिट्टी। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है ताप, इसी कारण सबसे पहला नाम किसका लिया हूं मैं ताप का। सबसे ज्यादा प्रासंगिक प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, एनसीईआरटी पहला लाइन वही बोलता है कि ताप जो रहता है, ध्यान से समझना, ताप जो रहता है सबसे ज्यादा, ठीक एक मिनट ना, ठीक, ताप जो रहता है वो सबसे ज्यादा पर्यावरण को क्या करता है प्रभावित करता है। एक मिनट रुको, ठीक है, चलो भाई। ताप जो रहता है, ठीक है ना, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। पहला कारक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, वर्षण हो गया, उसके बाद पहला कारक क्या है आपका ताप। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला क्या है ये कारक है। हमारे लिए ताप का स्रोत क्या है, चलो बताओ। सूर्य है, क्या है सूर्य है। ठीक है ना, सूर्य का जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, वही हमारे लिए क्या है ताप ऊर्जा का भी स्रोत है। सूर्य हमारे लिए प्रकाश ऊर्जा का भी स्रोत है, यानी कि सूर्य से हमको प्रकाश भी मिलता है और उसी से ही हम लोग को क्या मिलता है ताप भी मिलता है। क्या मिलता है ताप भी मिलता है। हीटर से क्या प्रकाश मिलता है क्या, नहीं, वो तो केवल ताप है ना, समझ आ रहा है। लेकिन सूर्य जो है प्रकाश भी देता है और हमको ताप भी देता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है। और इस टेम्परेचर के कारण ही ध्यान समझना, तापक्रम जो रहता है दैनिक डेली के डेली क्या होते रहता है चेंजेस होते रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए, क्या पहले क्या जानना है, ताप जो रहता है सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक है। उसके बाद याद रखना हमारे लिए ताप का स्रोत क्या है सूर्य है, ये प्रकाश ऊर्जा भी देता है और हमको ताप ऊर्जा भी देता है। क्लियर है ना। तापक्रम जो रहता है हर दिन की स्थिति के अनुसार क्या होता है भिन्न भिन्न होता रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, तापकालिता क्या है, ठीक है, तापकालिता क्या है, ठीक है ना। तापकालिता क्या है, वर्ष के विभिन्न मौसम में, वर्ष के विभिन्न मौसमों में दिन और रात, दिन व रात के बीच तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, वो क्या कहलाता है आपका तापकालिता। क्या कहलाता है तापकालिता। ठीक है, जैसे कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में ध्यान समझना, सर्दी के मौसम में दिन में कितना टेम्परेचर रहा और रात में कितना टेम्परेचर रहा। गर्मी का मौसम है तो दिन में कितना टेम्परेचर रहा, रात में कितना टेम्परेचर रहा। तो इसमें जो परिवर्तन का हम लोग क्या कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं ना, ये जो घटना चल रहा है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं तापकालिता। क्या बोलते हैं तापकालिता। और ये जो तापकालिता रहता है वो दैनिक भी होता है और क्या होता है आपका वार्षिक भी होता है, दैनिक भी होता है और वार्षिक भी होता है। कैसे, जैसे कि मैं तुम लोगों को पूछा कि तापकालिता क्या है करके, तो तुम लोग क्या बोलोगे, आज दिन में भैया 37 डिग्री टेम्परेचर था और रात में कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन मान लो मैं वर्ष का पूछूं तो एक एवरेज बताओगे तुम लोग, हाँ, कि मैक्सिमम गर्मी ठंड का दिन है, ठंड का दिन है तो मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा 38, कितना जाएगा 38, और मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा 26, कितना जाएगा 26। समझ आ रहा है कि नहीं। तो तुम लोग टेम्परेचर को डेली बेसिस पर भी बता सकते हो, परिवर्तन को दिन और रात के तापक्रम में अंतर को, और किस में बता सकते हो वार्षिक स्थिति में भी बता सकते हैं।
कि हाँ इस साल टेम्परेचर इतना से इतना के मिड में रहेगा। जैसे कि पहले से वैज्ञानिक लोग बता देते हैं ना कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा या इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा, समझ आ रहा है? वो किसके आधार पर बताएं? तापकालिता वार्षिक बताएं। क्या बताएं हैं? वार्षिक। और जो मौसम के अकॉर्डिंग बताते हैं वो दैनिक वाला रहता है, जो पेपर में दिया रहता है या मोबाइल में दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो वर्ष के विभिन्न मौसमों में दिन व रात के बीच में तापमान में जो परिवर्तन है उसी को क्या बोला जाता है? तापकालिता। अब तापकालिता का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तापकालिता का क्या प्रभाव पड़ता है तो ध्यान से समझना, टेम्परेचर के आधार पर ही प्रजनन अंगों का परिपक्वन होता है। प्रजनन अंगों का क्या होता है? परिपक्वन होता है। क्लियर है? जीवों में प्रजनन अंगों का क्या होता है? परिपक्वन होता है। कुछ जीवों में क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। दिन और रात का अवधि तय करता है कि युग्मक का निर्माण होगा कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे जो जीव रहते हैं वो अंडे देना डिसाइड करते हैं। ठीक है, तापकालिता के आधार पर टेम्परेचर जब कम रहता है, अधिकतर मुर्गे लोग अंडे तब देते हैं। क्लियर है ना? मुर्गे लोग बोल रहा हूँ जी, मुर्गियाँ अंडे मुर्गे बोल रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पादपों में बीज अंकुरण के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बीज अंकुरित हो जाता है क्या गर्मी के दिन में? नहीं ना, एक नमी चाहिए, मॉइस्चर वातावरण चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो इन सभी चीजों के ऊपर कौन प्रभाव डाल रहा है? आपका तापकालिता, कि प्रजनन अंगों का परिपक्वन कैसे होगा, युग्मक का निर्माण कैसे होगा, अंडे देंगे कि नहीं, पादपों में बीज का अंकुरण होगा कि नहीं, ये सब कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। क्लियर है? कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको मिटा देता हूं मैं आगे। अब देखो, कुछ जीव जो रहते हैं अच्छा खासा टेम्परेचर को सह सकते हैं और कुछ जीव जो रहते हैं ज्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते। ध्यान समझना, कुछ जो जीव हैं, ठीक है ना, वो टेम्परेचर के वाइड रेंज को सहन कर सकते हैं। टेम्परेचर को कैपिटल टी से शो कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अच्छे खासे रेंज को सह सकते हैं, वाइड रेंज को। मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं? जैसे कि मनुष्य है, ध्यान समझना, मनुष्य है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के ना 45 क्या 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक को सह सकता है, यानी कि अच्छा खासा रेंज को सह रहा है ये। लेकिन कुछ जो जीव रहते हैं, ठीक है, कुछ जो जीव रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम स्मॉल रेंज को सहन करता है। मतलब 20 से 25 ही सहन कर सकेगा, 25 से ज्यादा हो गया तो निपट जाएगा, या 20 से कम हो गया तो वो निपट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे जीव जो टेम्परेचर के दीर्घ परास को सहन कर सकते हैं, टेम्परेचर के दीर्घ परास को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं, ज्यादा रेंज को सहन कर सकते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर में भी जीवित रह सकता है, लो टेम्परेचर में भी जीवित रह सकता है। ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं यूरीथर्मल जीव। यूरीथर्मल जीव। और ऐसा जीव जो कि नैरो रेंज को शो करता है, नैरो रेंज को ही सहन करता है, यानी कि लघु परास को बस सहन कर सकता है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ टेम्परेचर में तो जीवित नहीं रह पाएगा। क्लियर है ना? लघु परास को बस जो सहन करता है, ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल जीव। स्टेनोथर्मल जीव ऑर्गेनिज्म। यहां तक क्लियर है? कैसे याद रखोगे? एस स्मॉल रेंज, एस स्मॉल रेंज, स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल मतलब जो दीर्घ परास को सहन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? तो वे जीव जो टेम्परेचर के दीर्घ परास को सहन कर सकते हैं, वाइड रेंज को सहन कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल। और जो सहन नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। यहां तक क्लियर है? अच्छा, कुछ जी अब देखो, अब यहां पास ऐसा नहीं है कि वो आदमी मर जाएगा, सहन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खत्म ही हो जाए। कुछ ना कुछ अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए वो क्या करेगा? कुछ क्रियाविधि विकसित करेगा, कुछ क्रियाविधि को क्या करेगा? विकसित करेगा। तो ऐसे जीव, ध्यान समझना, कुछ जीव जो रहते हैं जो ज्यादा गर्मी को नहीं सहन कर सकते, वो कौन सी निद्रा में चले जाते हैं? ग्रीष्म निद्रा में। किसमें चले जाते हैं? ग्रीष्म निद्रा में। और कुछ जीव, ध्यान समझना, जो ज्यादा ठंड सहन नहीं कर सकते, वो कौन सी निद्रा में चले जाते हैं? शीत निद्रा में। किसमें चले जाते हैं? शीत निद्रा में। शीत निद्रा को बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इंग्लिश नाम याद रखना है। और ग्रीष्म निद्रा को बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। AESTIVATION, एस्टिवेशन। ठीक है, कुछ जीव जो रहते हैं वो ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाएगा, तो क्या करते हैं? अपने शरीर को, ध्यान समझना, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाविधि को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, अपने शरीर की क्रियाविधि को क्या कर देते हैं? कम, और सो जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है आपका ग्रीष्म निद्रा। ग्रीष्म निद्रा में और कुछ मछली जाती है,
घोंगा जाता है और कुछ मछली जाते हैं। कहाँ? ग्रीष्म निद्रा के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है। और कुछ जीव जो रहते हैं वो शीत निद्रा सो करते हैं, ठीक है। शीत निद्रा में कौन जाता है? आपका ध्रुवीय भालू। कौन चले जाता है? ध्रुवीय भालू। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कितना हो गया? 4 क्वेश्चन आ सकता है। यूरिथर्मल जीव किसे कहते हैं, या स्टेनोथर्मल जीव किसे कहते हैं। आगे 1-1 नंबर का क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन आ सकता है ग्रीष्म निद्रा क्या है और शीत निद्रा क्या है। उदाहरण से ही समझाइए। ऐसे जीव जो कि ज्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते वो ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात अपनी उपापचयी क्रियाओं को क्या कर देते हैं? मंद और गहरी नींद में चले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म निद्रा, एस्टिवेशन। और जो ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर सकते अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं को क्या कर देंगे? मंद कर देंगे। और कौन सी निद्रा में चले जाते हैं? शीत निद्रा में। क्लियर है? कौन करता है ऐसा सो? ध्रुवीय भालू। कौन करता है? ध्रुवीय भालू। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा। टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी को ना अलग अलग भागों में बांटे हैं। कैसे अलग अलग भागों में बांटे हैं? ठीक है, ध्यान दो। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना, ऐसा पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले थे? इक्वेटर। क्या बोले हैं? इक्वेटर। अरे भूमध्य रेखा, ये आपका इक्वेटर। तो ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पास रहता है, इक्वेटर के पास। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रहता है? इक्वेटर के पास। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा एरिया? ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। बताया था मैं, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। ये भी क्या है? ट्रॉपिकल एरिया। इससे हल्का सा कुछ टेम्परेचर जो रहता है, ध्यान देना, हल्का सा कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा। इस एरिया को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलोगे? सब ट्रॉपिकल एरिया। ये भी क्या हो जाएगा? तो सब ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास टेम्परेचर एकदम क्या है? हाई है। यहाँ पास क्या है? टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। यहाँ पास हाई है एकदम से, ये, और यहाँ पास क्या है? टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। उसके बाद कौन सा रीजन आएगा? टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन आता है? टेम्परेट रीजन। ठीक है, ये आ गया कौन सा रीजन? टेम्परेट रीजन। समझ आ रहा है कि नहीं? शीतोष्ण क्षेत्र जी। तो इधर भी नीचे में क्या आ जाएगा? ये वाला टेम्परेट रीजन है। ये भी क्या है? टेम्परेट रीजन है। और इसके ऊपर यदि गए तो ये कौन सा एरिया हो गया? पोल हो गया। ये भी कौन सा एरिया हो गया? पोल एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। और यहाँ पास टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही कम। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम। यहाँ पास भी टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पास है बताओ तो आप लोग? ट्रॉपिकल एरिया में। कहाँ पास है? ट्रॉपिकल एरिया में। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ट्रॉपिकल एरिया में। उसके बाद थोड़ा सा कम कहाँ होता है? सब ट्रॉपिकल में। फिर टेम्परेट में। और सबसे कम कौन से क्षेत्र में होता है? आपका पोल में। कहाँ पास होता है? पोल में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है, अच्छा, याद रखना। अब कुछ कुछ आईएमपी पॉइंट बताते जा रहा हूँ तापमान से रिलेटेड। ये हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखना, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो जीवों की संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि। जीवों की संख्या में भी क्या होता है? वृद्धि। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा जीवों की संख्या में भी क्या होगा? वृद्धि। क्लियर है? और टेम्परेचर मान लो कम होगा तो वहाँ जीव क्या रहेंगे? कम। इसी कारण ध्रुवीय क्षेत्र में जीवों की संख्या क्या है? बहुत कम। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में जीवों की संख्या क्या रहती है? बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा चीज़ याद रखना कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी क्या होता है? फास्ट होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं भी क्या होती है? फास्ट होती है। क्लियर है? यानी टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारी उपापचयी क्रियाओं को। देखो, ज़्यादा एकदम टेम्परेचर होगा ना तो तुमको उल्टी लगने लग जाएगा, बेचैनी होगा। और एकदम कम टेम्परेचर होगा तो एकदम ज़्यादा यानी कि क्या लगेगा? ठंड लगेगा। दोनों स्थिति में तुम्हारा जो एंजाइम है वो काम कर पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो इसी कारण देखना जितने भी ऑफिस रहते हैं ना, सब ऑफिस में गर्मी के टाइम में या तो कूलर का व्यवस्था करते हैं या तो किसका व्यवस्था करते हैं? एसी का। क्यों करते हैं? ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो डाल पाएँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी मनुष्य है वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी कब शो करेगा? जब उसको अनुकूलतम क्या मिलते रहे? टेम्परेचर मिलते रहे। उसको अंदर से अच्छा लगना चाहिए ना। क्लियर है कि नहीं? ये कहानी रहता है। तीसरा चीज एक याद रखना है कि तापमान व्यवहार को भी डिसाइड करता है। ठीक है, तापमान किसको डिसाइड करता है? तापमान व्यवहार को डिसाइड करता है। जैसे कि ना सांप रहता है, ठीक है, वो सांप जो रहता है आवाज से ज्यादा वाइब्रेशन से या टेम्परेचर जो उसमें निकलते रहता है जीवों शरीर से, उसको महसूस करता है और जीव को क्या करता है? शिकार की ओर
भगता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब सांप का जो बिहेवियर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सामने वाला जो जीव है उसके टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? उसके टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है कि नहीं? तो टेम्परेचर किसको डिसाइड करता है? व्यवहार को, कि ज्यादा जहां पास टेम्परेचर आ रहा होगा, हाँ क्या पता वहीं पास क्या होगा, मेरा शिकार होगा, तो टेम्परेचर की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? ये चीज याद रखना है। और क्या याद रख सकते हो? तापमान जो रहता है, टेम्परेचर त्वचा के रंग को डिसाइड करता है भाई, उसको तो सब लोग जानते हो। जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां मेलेनिन वर्णा क्या होगा? ज्यादा बनेगा, और जो स्किन रहेगा उसका कलर क्या हो जाएगा? काला। क्लियर है? और जहां टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम रहेगा वहां का स्किन थोड़ा सा क्या रहता है? गोरा रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो टेम्परेचर त्वचा के रंग को डिसाइड करता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और उसके अलावा मैं तुम लोग को बता डाला हूं, क्या क्या चीज बताया हूं? एक एस्टिवेशन बताया हूं, टेम्परेचर के कारण क्या होता है? ग्रीष्म निद्रा, और उसी के कारण क्या होता है? शीत निद्रा, हाइबरनेशन। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, टेम्परेचर के बारे में क्लियर कट है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाए क्या? अब तापमान वृद्धि का ध्यान देना। तापमान जब वृद्धि होगा तो उसका पौधे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, तापमान में परिवर्तन का, ठीक, तापमान परिवर्तन का, परिवर्तन बोल रहा हूं मतलब एक बार वृद्धि भी कर सकता हूं और एक बार कमी भी। ठीक है, तापमान परिवर्तन का पौधे पर प्रभाव, पौधे पर प्रभाव। और अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ परिभाषा है। एनसीईआरटी वाला टॉपिक खत्म हो चुका है ना, ये तुम्हारे बुक का टॉपिक है। क्लियर है? और जो आता है, ठीक है, सबसे पहला याद रखना है, जब तापमान में कमी होता है तो पौधे को जो चोट पहुंचता है उसको बोलते हैं कोल्ड इंजरी। क्या बोलते हैं? कोल्ड इंजरी। ठंडा को क्या बोलते हैं? कोल्ड। और चोट पहुंच गया तो उसको क्या बोलोगे? इंजरी। ठीक है, तो तापमान में जब कमी होता है, तापमान में कमी से पौधे को क्या होता है? तुषार चोट। क्या होता है? तुषार चोट। तुषार मतलब बर्फ। क्या होता है? बर्फ। बर्फ मतलब टेम्परेचर में कमी, यानी कि इसको बोलते हैं कोल्ड इंजरी। क्या बोलते हैं? कोल्ड इंजरी। ठीक है, तो तापमान में कमी करोगे तो क्या होगा? तुषार चोट। क्या होगा? तुषार चोट। क्लियर है कि नहीं? ये पहले याद रखना। अच्छा ध्यान से समझना, एक वर्ड आता है निर्जलन। क्या है? ठीक है, पौधा का कोशिका है उससे मान लो जल निकल जाए तो उसको क्या बोलोगे? निर्जलन। क्या बोलोगे? निर्जलन। क्लियर है ना? पौधों की कोशिकाओं से, पौधे की कोशिकाओं से या कोशिका से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निर्जलन। क्या कहलाता है? निर्जलन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा होता है चिलिंग इंजरी। क्या होता है? चिलिंग इंजरी। ठीक है, चिलिंग इंजरी क्या होता है? जैसे गर्म जलवायु का कोई पौधा है, गर्म जलवायु का पौधा है, यानी गर्मी वाले एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है वहाँ पास वो पौधा उगता है, उसको जैसे ही मैं क्या करूँगा? एकदम कम ताप पर ले जाऊँगा। कम ताप पर ले जाएंगे, ले जाने पर उस पौधे का कोशिका क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पौधे का कोशिका क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं चिलिंग इंजरी या चिलिंग चोट। क्लियर है? चिलिंग इंजरी। यहाँ तक क्लियर है? चिलिंग इंजरी क्या होता है? क्लियर है कि नहीं? दूसरा होता है फ्रीजिंग इंजरी। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्रीजिंग इंजरी क्या है? ठीक है, फ्रीजिंग इंजरी। फ्रीजिंग इंजरी क्लियर है? ध्यान से देखो क्या होता है फ्रीजिंग इंजरी। जैसे कि ऐसा पौधा है जो गर्म जलवायु का नहीं है, शीतोष्ण जलवायु का है। कहाँ का है? शीतोष्ण जलवायु, मतलब गर्म एरिया नहीं है, गर्म से थोड़ा सा कम एरिया है। तो उस एरिया के जो पौधा होंगे, ये पौधा का कोशिका है मान लो, तो ये कोशिका ऐसे पास पास सटे रहते हैं और कोशिका ही है ना, सेल है रे, ये देखो ये सेल है, ये भी आपका क्या है? सेल है। तो ये सेल के बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतर कोशिकीय स्थान। दो कोशिका के बीच में स्थान जो है उसको क्या बोलूँगा? अंतर कोशिकीय स्थान। तो ध्यान से समझना, शीतोष्ण जलवायु का जो पौधा है उसको कम ताप पर जैसे ही मैं ले जाऊंगा, कम ताप पर जैसे ही ले जाएंगे तो इसका जो जल रहेगा ना, वो जल निकल जाएगा किससे? कोशिका से। कहाँ से निकल जाएगा? कोशिका से। और जल जाकर के इकट्ठा कहाँ होने लग जाएगा? अंतर कोशिकीय स्थान पर। ठीक है,
जल कम टेम्परेचर पर जल कहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा? अंतरकोशिकीय स्थान पर, अंतरकोशिकीय स्थान पर कहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा? अंतरकोशिकीय स्थान पर। और अंतरकोशिकीय स्थान पर जैसे ही वो, ध्यान देना ना, अंतरकोशिकीय स्थान पर जैसे ही वो क्या होगा? इकट्ठा होने लग जाएगा। तो क्योंकि ठंडा में ले गए हो तो किस में कन्वर्ट होगा? बर्फ में। और बर्फ इस कोशिका को क्या कर देगा? फाड़ देगा पूरा। ठीक है, तो बर्फ के कारण ये जो कोशिका रहेगा वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है ना। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग इंजरी। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग इंजरी। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग इंजरी। क्लियर है? तो एक होता है चिलिंग इंजरी और एक होता है फ्रीजिंग इंजरी। क्लियर है? छोटा छोटा देखो हल्का सा अंतर है। चिलिंग इंजरी में गर्म जलवायु और फ्रीजिंग इंजरी में शीतोष्ण जलवायु। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि तापमान में कमी करोगे तो यानी चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी किसके अंतर्गत आता है? कोल्ड इंजरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कोल्ड इंजरी के अंतर्गत। क्लियर है? तुषार चोट के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, तुषार प्रतिरोधी पौधा क्या होता है? तुषार प्रतिरोधी पौधा क्या होता है? मतलब ध्यान समझना, कुछ जो पौधा होता है वो निम्न टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। ऐसे पौधे जो निम्न ताप को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। सहन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुषार प्रतिरोधी पौधा। मतलब उसको टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर भी ले जाओ तो उसको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुषार प्रतिरोधी पौधा। क्लियर है नहीं? ठीक है। कोल्ड रिगर बोलते हैं और इस गुण को क्या बोलते हैं? कोल्ड RIGOUR, कोल्ड रिगर बोलते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? कोल्ड रिगर। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो पौधे को उपापचयी क्रिया क्या हो जाता है? मंद हो जाता है और वो वृद्धि करना क्या कर देता है? स्लो कर देता है। ठीक है, या फिर उसका वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? यदि कोई पौधा है तो उसको कम टेम्परेचर पर ले जाओगे तो उसको क्या बोलते हैं? तुषार चोट। तुषार चोट कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का, एक चिलिंग इंजरी और एक होता है फ्रीजिंग इंजरी। ऐसा पौधा जिसके ऊपर कम टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता उसको क्या बोलते हैं? तुषार प्रतिरोधी पौधा। ठीक है, और उस गुण को बोलते हैं कोल्ड रिगर। क्या बोलते हैं? कोल्ड रिगर। तो तुषार की बातों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़ना क्या कहलाएगा? कोल्ड रिगर। क्लियर है? क्या कहलाएगा? कोल्ड रिगर। बोलोगे थोड़ी? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये ताप में कमी कर रहा था तब का कहानी है। मान लो मैं ताप में क्या करूं? वृद्धि। ताप वृद्धि का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप वृद्धि का पौधे पर प्रभाव। यदि टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो पौधे में क्या क्या वृद्धि में प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और कोशिका में किसका कमी हो जाएगा? जल का कमी। कोशिका में क्या हो जाएगा? जल का कमी। जल का कमी हो जाएगा और पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा, सूख जाएगा जी, पौधा मर जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तापीय चोट। वो तुषार चोट था, ये क्या है? तापीय चोट। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट इंजरी। क्या बोलते हैं? हीट इंजरी। हीट इंजरी। क्लियर है? तो टेम्परेचर यदि कम होता है उसके कारण पौधा मरा तो क्या बोलोगे? कोल्ड इंजरी। और टेम्परेचर ज्यादा हुआ उसके कारण यदि पौधा मर गया तो उसको क्या बोलोगे? हीट इंजरी। क्या बोलोगे? हीट इंजरी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? कुछ जो पौधा रहता है उसको ताप को सहन करने का ज्यादा क्षमता रहता है, तो ऐसे पौधे को क्या बोलोगे? ताप। तुषार प्रतिरोधी पौधा था तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग? ताप प्रतिरोधी पौधा। मतलब हाई टेम्परेचर को भी आसानी से वो क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। और इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट रिगर। क्या बोलते हैं? हीट रिगर। क्या बोलते हैं? हीट रिगर। वो कोल्ड रिगर था, ये क्या कहलाएगा? हीट रिगर। जैसे नागफनी है, फुल टेम्परेचर को सहन कर सकता है वो। ठीक है, तो उसका वो जो गुण है उसको क्या बोलूंगा मैं? हीट रिगर। क्या बोलूंगा? हीट रिगर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक आईएमपी पॉइंट याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, कि 1000 किलोमीटर जैसे ही ऊपर जाते हो, ठीक है ना, ये पृथ्वी का तल है तो तल से जैसे ही ऊंचाई बढ़ता है, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? तो 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पर
टेम्परेचर में देखो हाई एरिया में जाते हो, हिल एरिया में जाते हो, टेम्परेचर वहां क्या रहता है, अपेक्षाकृत कम रहता है। तो 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है, कमी होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। क्लियर है। क्योंकि ये किस में हो रहा है, इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो इसको क्या नाम दोगे, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इन शॉर्ट ELR। 1000 किलोमीटर ऊपर जाओगे जमीन से तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं। मतलब जो लैटिट्यूड, ध्यान देना ना, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड जो रहता है, मतलब भूमध्य रेखा से दूरी, ये फिर तुम्हारा समुद्र तल से दूरी, कितना किलोमीटर ऊपर, 1000 किलोमीटर, तो टेम्परेचर में क्या होते जाएगा, कमी। इसी कारण जो हिल एरिया रहता है, जैसे कि ये जमीन है, तो जमीन से ऐसे ऊपर गए तो यहाँ पास टेम्परेचर बहुत ही क्या रहेगा, कम। मान लो यहाँ पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ऊपर गए 1000 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए, तो यहाँ पास 6.5 कमी कर दो, मतलब कितना आ जाएगा, लगभग तुम्हारा 14.5 या 13.5, सॉरी कितना आ जाएगा, 13.5, 14.5 या 13.5, जो भी देख लेना, यानी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। और इसी को बोलते हैं क्या, लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है। अच्छा याद रखना, ठंडे जलवायु में जो भी जीव पाए जाते हैं, ठीक है, ठंडे जलवायु में जो भी जीव पाए जाते हैं, ठंडे जलवायु में, ठीक है ना, जो भी जीव पाए जाते हैं, तो उनका जो कान रहता है और उनका जो पैर रहता है, कान और पैर, वो अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा। ध्रुवीय भालू को देखे हो, पोलर बियर, एसी वाले वो में आता था एड में, ठीक है, तो उसका कान जो रहता है और पैर जो रहता है अपेक्षाकृत क्या रहता है, छोटा। ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं, ध्यान समझना, इसी को ही बोलते हैं हम लोग एलेन का नियम। किसका नियम, एलेन का नियम। क्लियर है। ठंडी जलवायु में रहने वाले जीवों का कान और पैर अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, और इस नियम को क्या बोलते हैं, एलेन का नियम। यहां तक क्लियर है। और याद रखना, इनका कान और पैर छोटा होता है, लेकिन ठंडे जलवायु के ही जीवों का जो शरीर होता है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। पोलर बियर देखना एकदम भीम का दिखता है, शरीर अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्गमान का नियम। किसका नियम, बर्गमान का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं इसको, बर्गमान का नियम। कितना नियम दे दिया, 2। ठंडे जलवायु में पाए जाने वाले जीव का कान और पैर अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलेन का नियम। और शरीर उनका ही क्या होता है, एकदम ज्यादा बड़ा रहता है, उसको बोलते हैं बर्गमान का नियम। क्यों ऐसा होता है, उष्मा हानि ताकि कम हो। तुम लोग देखोगे जब ठंड पड़ता है, ध्यान समझो, ठंड पड़ता है तो कान बंद करते हो, कंटोप लगाते हो ना, ठीक है, मफलर बांधते हो, हाथ में क्या पहनते हो, ग्लव्स। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, हाथ का या फिर पैर और मोजा पहनते हो, तो यहाँ पास से उष्मा हानि क्या होता है, सर्वाधिक। क्योंकि वो जो जीव है वो कहाँ है, ठंडे क्षेत्र में, तो उसमें भी उष्मा हानि वैसी होगा। तो इस कारण उस अंग को क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, ताकि उष्मा हानि क्या हो, कम से कम, और उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे, और उपापचयी क्रियाएं अच्छे से चले। इसके कारण इनका शरीर क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा। क्लियर है कि नहीं। तो आज हम लोग अपना जो एनवायरमेंटल फैक्टर था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, अजैविक कारकों में, उसमें हम लोग पहले पढ़े हैं किसके बारे में, वर्षण के बारे में और ताप के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग जल, प्रकाश और मिट्टी के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।